बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम आज से एक नया स्टैंडर्ड शुरू करते हैं जिसका नाम है IS-37। IS-37 जो है ये प्रोविजन कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स को डील करता है। यानी अगर प्रोविजंस और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ और एसेट्स का कहीं पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कहीं पे ये चीज़ें आ जाएं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी और उनको कैसे डिस्कस करना है और उनकी कैसे डबल एंट्रीज पास करनी है, उनकी एडजस्टमेंट्स क्या होंगी और उनकी प्लेसमेंट क्या होगी, आया कि उन्हें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है या इनकम स्टेटमेंट में, ये तमाम चीज़ें हमें ये स्टैंडर्ड बताता है। देखिए इस स्टैंडर्ड के अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो आपने सुनी भी होंगी पहले, लेकिन इनको ज़रा हम इन डेप्थ देखेंगे आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह। पहली बात तो ये कि देखें इसके अंदर आपको लायबिलिटी का यकीनन पता होगा, ये आपने बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, देखें लायबिलिटीज़ जो होती हैं, मैं अगर यहाँ पर एक MS वर्ड की फ़ाइल में लिखूँ कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं तो हम कैसे लिखेंगे उसकी डेफिनेशन को। देखें लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। देखें लायबिलिटी की डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं कि असल में देखें स्टैंडर्ड तो है वो तो है IS-37, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो लायबिलिटी का वर्ड ही नहीं है। मतलब ये कि लायबिलिटी के वर्ड से मुराद ये कि यहाँ पे तो लायबिलिटी एज अ मेन टॉपिक यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले हमें लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। लायबिलिटी होती क्या है? लायबिलिटी ये होती है कि आपने बिजनेसेस देखें, एक बिज़नेस ने किसी भी दूसरे बिज़नेस की या बैंक की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी फ़र्द की कोई पेमेंट देनी हो तो वो उसके एंड पे लायबिलिटी कहलाती है। इसको आप सिंपल कह लें उर्दू के अंदर वाजिबुल अदा। ठीक है, यानी वाजिबुल अदा रकूम जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज़। ठीक है, अच्छा ये जो लायबिलिटीज़ होती हैं ये वो पैसा होता है कि जो कंपनी ने दूसरों को देना होता है। ठीक है, वाजिबुल अदा रकम जो कंपनी ने किसी दूसरे अफराद को, कंपनियों को, बैंक्स को, ठीक है, कॉरपोरेशंस को, गवर्नमेंट को जो भी पैसा देना होगा जो उसके एंड के ऊपर पेएबल होगा वो लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा लायबिलिटी के अंदर ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने लिखा कि जी ₹8,000। ठीक है, 8,000 आपने रुपीज़ लिखे। ये आपको हम फ़र्ज़ करते हैं किसी कंपनी की लायबिलिटीज़ के अंदर ₹8,000 लिखा हुआ है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि उस कंपनी ने 8,000 रुपीज़ पे करना है किसी भी क्रेडिटर को। ठीक है, जिनको पैसा देना होता है, जिनको पेबल टू क्रेडिटर्स, यानी जिन लोगों को, जिन पार्टीज़ को पैसा देना होता है वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं और जिनसे वसूल करना होता है वो डेटर्स कहलाते हैं। DEBTORS। ठीक है, डेटर्स। अच्छा अब देखें मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ करते हैं कि सिनेरियो एक लेता हूँ मैं आपको, ये मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ आपको, ज़ीरो से, यानी अगर किसी को लायबिलिटी का मतलब नहीं पता ना तो वो भी समझ में आ जाएगा। एक ट्रांजैक्शन हुई जिसका जो ट्रांजैक्शन थी वो ये थी कि 1 जनवरी को क्या हुआ? परचेस्ड गुड्स, ठीक है, अमाउंटिंग ₹8,000। ठीक है, ऑन क्रेडिट टर्म टू 10/30। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मेरे लिखने में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो कोई आप इग्नोर कर दीजिएगा उसे। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे कंपनी है, उसने गुड्स परचेज़ की हैं 8,000 रुपये की और उसने उधारे परचेज़ की हैं और क्रेडिट टर्म थी 2/10/30। ठीक है, 2/10/30 का क्या मतलब है?
कि पैसे देने हैं 8,000 और जो पे करना है वो करना है 2, 10 एंड 30 के हिसाब से। क्या मतलब कि 30 दिन के अंदर, ये चले हम इसको ना N60 कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 60 डेज़ में पेमेंट करनी है, 2 मंथ्स में, ठीक है। 2, 10 एंड 60 डेज़ में पेमेंट करनी है, लाजमन वाजिबुल अदा है। ये एट एनी कॉस्ट कंपनी ने ना हर सूरत पेमेंट करनी होगी 60 दिनों के अंदर, ठीक है। और अगर वो इस 60 दिनों में यानी 2 महीनों के पहले 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देती है तो सप्लायर की तरफ से 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसको, ठीक है। ये 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कंपनी पहले 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर देती है। मिसाल के तौर पे पेमेंट जैसे ड्यू हुई उसके अगले 60 डेज़ के अंदर तो टोटल 8,000 रुपये पे करने ही करने हैं। लेकिन अगर टोटल 8,000 रुपये पे नहीं अगर 60 दिन के अंदर कंपनी पे नहीं करती और 60 दिन से पहले ही पे कर देती है, ख़त्म होने से पहले, और वो कितने पहले पे करती है, पहले 10 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। 10 दिनों के अंदर अंदर पे कर देती है तो उसे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप लोग क्रेडिट टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समझाना मकसूद नहीं है। अच्छा, अब गोया कि मैं अगर आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि देखें यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि ये जो लायबिलिटी, अच्छा चलें, अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि इस ट्रांजैक्शन के बाद एक कंपनी के एंड के ऊपर लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। कैसे बोला, कंपनी के एंड से लायबिलिटी इस तरह जनरेट होगी कि कंपनी क्या करेगी, वो उसे लिखेगी कि परचेजेस डेबिट, ठीक है, और अकाउंट पेबल, ठीक है, लायबिलिटीज़ कह लें आप इसे, क्रेडिट, ठीक है जी। लायबिलिटीज़ क्रेडिट हो गई, लायबिलिटी जनरेट हो गई इस ट्रांजेक्शन से। अच्छा, ये जो लायबिलिटी जनरेट हुई है, इस लायबिलिटी के अंदर 2 चीज़ें कन्फर्म है, ठीक है। 2 चीज़ें कन्फर्म है, कौन कौन सी? एक तो अमाउंट कन्फर्म है ना कि अमाउंट कितनी पे करनी है, ठीक है। और दूसरी ये कि टाइम भी पता है कि कब तक पे करना है लाजमी, ठीक है। 2 चीज़ें लायबिलिटी के अंदर यहाँ पे कन्फर्म है, अमाउंट और टाइम सर्टन है, डेफिनेट है, कन्फर्म्ड है और फिक्स है, ठीक है। अच्छा, तो गोया कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लायबिलिटी is an obligation for a certain time and amount। ये बात लिख सकता हूँ कि जो लायबिलिटी जो होती है वो एक सर्टेन टाइम और अमाउंट के लिए एक ऑब्लिगेशन होती है कि जिसमें टाइम भी सर्टेन होता है और अमाउंट भी सर्टेन होती है, ठीक है जी। आप यकीनन मेरी बात से इत्तफाक कर रहे होंगे कि यकीनन इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास अमाउंट भी सर्टेन है 8,000 रुपये देने, और टाइम भी सर्टेन है कि 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे। अगर चलो 10 दिन के अंदर, पहले 10 दिन के अंदर पेमेंट भी कर दी तो 2% डिस्काउंट के साथ पेमेंट कर दी जाएगी, तो ये भी चीज़ सर्टेन है, ठीक है। लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब हम आते हैं प्रोविजन की तरफ। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन जो है, प्रोविजन है, ठीक है जी। प्रोविजन जो है उसे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजन जो होती है, प्रोविजन को आप ऐसे कर सकते हैं डिफाइन कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, ठीक है। प्रोविजन क्या होती है? ये भी प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि प्रोविजन भी लायबिलिटी होती है। जैसे लायबिलिटी के अंदर कोई अमाउंट पेबल होती है, इसी तरह प्रोविजन के अंदर भी कुछ ना कुछ अमाउंट पेबल होती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर जो है वो सर्टेन नहीं होती। प्रोविजन इज़ अ लायबिलिटी
फॉर अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट। ठीक है, बस ये ख़ास बात है, ये आप देख लें। प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी होती है फॉर अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट। ये अगर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन जिसके अंदर टाइम और अमाउंट सर्टेन हो उसको हम लायबिलिटी कहेंगे, और कोई भी ऐसी अमाउंट जो पेएबल हो लेकिन उसके अंदर टाइम ना कन्फर्म हो कि कब पे करना है, कितने दिन बाद पे करना है, किस टाइम तक लाजमी पे करना है और कितनी अमाउंट पे करनी है, ये भी कन्फर्म ना हो, तो उसको चूँकि ये दोनों चीज़ें अनसर्टन है, कन्फर्म नहीं है, तो लिहाजा इस बेस पर हम उसे प्रोविजन कहेंगे। सिर्फ अमाउंट और टाइम के सर्टन और अनसर्टन होने की वजह से टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी, बस, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। होती ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है, ये बेसिकली लायबिलिटी ही की दोनों किस्में। फ़र्क सिर्फ यह है कि लायबिलिटी के अंदर टाइम और अमाउंट सेम होती है, सर्टन होती है, और प्रोविजन के अंदर दोनों चीज़ें अनसर्टन होती हैं। बस ये एक पहले मैं चाह रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि फिर जो है हम आगे चल सकें। अब हम आगे आते हैं, आपने उसके ऊपर देखें। प्रोविजन कैन बी डिफाइंड एज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। अब आपको समझ में आ गई कि प्रोविजन क्या होती है, वो भी लायबिलिटी होती है। अब देखें यहाँ पे लायबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको पहले लायबिलिटी पढ़ाना, बताना, समझाना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपको पता चले कि लायबिलिटी क्या होती है, फिर ताकि आप प्रोविजन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोविजन कैन बी डिफाइंड एज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। ठीक है जी, वही वाली बात जो भी हमने पढ़ी है। अच्छा, अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी और कॉन्टीजेंट एसेट्स, अब ये दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हम इसको समझते हैं ये क्या है। देखें, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो होती है, ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होती है दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट। कोई ऐसा इवेंट के जो पास्ट में अकर हो चुका है, जिसकी वजह से वो ऑब्लिगेशन या कोई भी कंपनी के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है वो पॉसिबल हो, यकीनी हो, ठीक है, मुमकिन हो, कन्फर्म नहीं हो। देखें यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि, यहाँ पे ये बात नहीं लिखी हुई कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज दस डेफिनेट और सर्टेन ऑब्लिगेशन। यहाँ पे लिखा है पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब है कि मुमकिन है, ठीक है, इसमें अभी भी 100% सर्टेनिटी नहीं है। तो पॉसिबल का मतलब है कि ऐसा पास्ट इवेंट कि जिसकी बेस के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन हो सकता है कि वो पॉसिबल हो जाए। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर के ऊपर, कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है, और उसको प्रोडक्ट को सेल हो जाने के बाद 6 माह बाद वो ख़राब हो गई। आपने मोबाइल लिया, ठीक है, मोबाइल ले जाने के बाद वो 6 महीने में ख़राब हो गया। आपने देखा यार इसकी तो अभी वारंटी पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप कंपनी के पास लेके जाएंगे और क्लेम करेंगे कि भाई ये जो है ना मोबाइल ख़राब हो गया और इसको आप वापस करेंगे, ठीक है, या ठीक करके दें, जो भी है। अब देखें, ये एक कंपनी के ऊपर, कंपनी जो सेट सेल करती है, तो हो सकता है ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि वो सेट ख़राब हो और क्लेम में आ जाए और कंपनी को पैसे देने पड़े, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी जो अराइज हुई है मोबाइल सेट की, जो वारंटी के अंदर आया है क्लेम के लिए, ये जो अराइज हुई है किस वजह से, फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये उस इवेंट की वजह से जो पास्ट में हो चुका है। पास्ट में क्या हो चुका है, पास्ट में हो चुकी है मोबाइल की सेल, ठीक है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले मोबाइल सेल किया था, ठीक है, और उसकी जो है वो अब वारंटी क्लेम हो रहा है। तो कंपनी, जितनी भी कंपनीज़ होती हैं जो वारंटी देती हैं, वो एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी निकालती हैं। क्या मतलब ये कि वो ये देखती हैं कि कितने मोबाइल सेट जो है वो उनके सेल हुए हैं, और सेल होने के बाद इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कुछ अर्से के बाद ये जो है इनमें से कुछ सेट क्लेम के लिए या उसके लिए आएंगे, जिसे आप कह सकते हैं कि वारंटी क्लेम के लिए आएंगे। तो
तो लिहाजा वो एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन निकालती हैं। अब देखें, कंफर्म नहीं होता कि जो सेट जा रहा है वो लाजमन हर सेट तो वारंटी में क्लेम में नहीं आता ना, नंबर एक। और नंबर दो, ये कंपनी पहले कह भी नहीं सकती कि ये जो कंपनी ने सेट बनाया है ये वाकई में यकीनन क्लेम में आएगा ही आएगा। अगर उसे ये यकीन हो तो वो पहले से उस सेट को वो ना कर ले, पहले से उस सेट को ठीक ना कर ले, ठीक है। तो ये नहीं पता होता, तो लिहाजा कंपनी से करती हैं वो पहले से एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, यानी उन्हें इस बात का यकीन होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ परसेंट जो है वो क्लेम आएगा। तो वो जो परसेंट ऑफ क्लेम है ना, वो एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन कहलाता है, ठीक है। जो इस वजह से अराइज होता है कि वो उस इवेंट की वजह से अराइज हो रहा है कि जो पास्ट में हो चुका है। और पास्ट में ये अक्कर होने वाला क्या इवेंट है, वो है मोबाइल की सेल, ठीक है। मोबाइल सेल हुआ, 6 माह बाद उसकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जनरेट हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि भाई कितने परसेंट सेट जो है वो आएंगे और कौन कौन से सेट जो है वो क्लेम के अंदर आएंगे, ये नहीं कह सकते पहले से। अच्छा, इसी तरह कॉन्टिजेंट एसिड भी होता है, बिल्कुल उसी तरह। ये वो एसिड होता है कि जो पॉसिबल है इस बात का कि पॉसिबिलिटी इस बात की कि वो आपका एसिड बन जाए उस इवेंट के अगेंस्ट के जो पास्ट में अकर हो चुका है, ठीक है, जो पास्ट में अकर हो चुका है। ये देखें, ये वाली, ठीक है, ये जो पास्ट के अंदर अकर हो चुका है। तो पास्ट के अंदर एक अकर हो चुका है, उसकी वजह से कोई इवेंट और पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी वो जो है वो आपका फ्यूचर के अंदर एसिड बन जाए। तो अभी चूँकि कंफर्म नहीं है, सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, 100% कोई एश्योर नहीं है, तो लिहाजा अभी वो कॉन्टिजेंट एसिड ही कहलाएगा, कॉन्टिजेंट एसिड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 4 डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी इस स्टैंडर्ड के अंदर। जो समझना ज़रूरी है वो है प्रोविजन क्या होती है, ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कॉन्टिजेंट एसिड्स क्या होते हैं, और जो सबसे पहले हमने शुरू में पढ़ा था कि लायबिलिटी किसे कहते हैं। ये 4 डेफिनेशन आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। और वैसे भी कॉन्टिजेंट का लफ्ज़ी मतलब भी अगर आप देखें तो वो यही बनता है कि इत्तफाकिया गैर मुअय्यना, यानी जिसके अंदर जो है वो कुछ कन्फर्मेशन ना हो, ठीक है, कि वो आपकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, एसिड बनेगा या नहीं बनेगा। तो जिसमें कन्फर्मेशन ना हो और कोई चीज़ मुतय्यन ना हो, फिक्स ना हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिजेंट। इसलिए वो लायबिलिटीज़ और वो एसिड्स के जिनका अभी फ्यूचर में कंफर्म नहीं है कि वो बनते हैं नहीं बनते, बनते हैं तो कितने परसेंट बनेंगे, तो लिहाजा उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिजेंट एसिड्स और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ना अब हम ये देख लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ और एसिड्स का, ठीक है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी तो हमने समझ ली कि जिसके अंदर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है और कॉन्टिजेंट एसिड्स क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि IS 37 हमें क्या बताता है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ और एसिड्स की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, ठीक है, वो देखते हैं। The requirements of IS 37 as regard contingent liabilities and assets are summarized in following table। ये नीचे टेबल जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखें 3 कॉलम बनाए हुए हैं। 3 कॉलम ये बनाए हुए हैं कि अगर कोई भी इवेंट अगर हुआ हो तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है कि कितना सर्टन है कि वो लायबिलिटी या एसेट वो कितना सर्टन है। ये जो ये वाला कॉलम है ना, इसके अंदर उस इवेंट की सर्टेनिटी को परसेंटेज से मेजर किया हुआ है। बेसिकली परसेंटेज से मेजर नहीं किया, बेसिकली उन्होंने ये 4 जो है वो हेड बनाए और उसके बाद हर हेड में बताया गया है कि अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो तो उसको चार्ज करना है या नहीं चार्ज करना, यानी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, और एसिड को रिकॉग्नाइज़ करना है या नहीं करना, ये उन्होंने बताया हुआ है। देखें, बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का मतलब यह है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी भी इवेंट अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अगर वर्चुअली सर्टेन है। वर्चुअली सर्टेन से क्या मुराद है कि अगर मिसाल के तौर पे मोबाइल सेट दिए हैं, अगर कोई मोबाइल सेट सेल किया है और अगर कंफर्म है
कि इसका तो क्लेम आया ही आया, ठीक है। और वो इतना सर्टन है कि आप ये देखें, ये जो 95% है ना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये बेसिकली एक तरीके से ये जो वैल्यूज़ है ना, ये इनको वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल, पॉसिबल और रिमोट वगैरह, ये चार जो कैटेगरीज हैं, इनको समझने के लिए एक परसेंटेज खुद ही बनाई गई है, ठीक है। ये पॉसिबल इंटरप्रिटेशन बनाई है, ये एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है इन चार टर्मिनोलॉजीज़ की, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई एक इवेंट है कि जो वर्चुअली सर्टन है, वर्चुअली सर्टन से क्या मुराद है कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी कि वो लायबिलिटी है, वो अगर कोई प्रोडक्ट सेल की है और उसका क्लेम जो है वो सर्टन है कि लाजमन वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव थी, तो लाजमन वो उसका क्लेम आया ही आया, वो लाजमन उसका क्लेम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वो वर्चुअली सर्टन है, ठीक है। तो लिहाजा वर्चुअली सर्टन है, तो इसका मतलब यह है कि वो 90 उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उस लायबिलिटी के अकर होने की, अगर वो 95% से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रोवाइड, ये बेसिकली प्रोवाइड और रिकॉग्नाइज अकाउंट फॉर, ठीक है। और रिकॉग्नाइज वगैरह, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। प्रोवाइड का मतलब है कि यू विल, आप उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे 95% ये परसेंटेज कहाँ से आएगी? ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। ये हर मैनेजर या कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, जो भी है, ये वो खुद ही सोचेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट खुद ही बैठ कर सोचेगी कि आया कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है उस इवेंट के अगर होने की या उसके कन्फर्म होने की, अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। अगर मैनेजमेंट सोचती है कि 95% या उससे ज़्यादा है, तो उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर वो एसिड का केस है जिसमें हो सकता है कि मिसाल के तौर पे देखें, कंपनी ने केस किया हुआ है किसी अपने कस्टमर के ऊपर, ठीक है, और वो कस्टमर जो है वो सियासी भी नहीं है, कोई बासर भी नहीं है, ठीक है, और कोई मजहबी जमात से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, आम सिंपल सा कस्टमर है और गलती भी उसकी है। और कंपनी इस बात का उससे सर्टन है कि उसने जो कोर्ट में केस किया हुआ है, तो उसको यकीनन क्लेम मिल जाएगा और ये विन कर जाएगी कंपनी केस। तो इसका मतलब यह है कि इसके केस के अंदर अगर कंपनी के मैनेजमेंट देखती है कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट वी शैल विन द केस, वी शैल विन द केस इन द कोर्ट, तो वो क्या करेंगे, उस एसिड को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाएगा। अच्छा, अब आपने देखा कि ये जो मैंने आपको मिसाल दी है कोर्ट के अंदर केस की, कि वो कंपनी को क्लेम मिल सकता है, ये भी एक तरीके से कॉन्टीजेंट एसिड है। एसिड क्या है, एसिड क्यों है, कॉन्टीजेंट एसिड क्यों है? क्योंकि देखें, कॉन्टीजेंट एसिड जो होती है उसके अंदर अभी अमाउंट और टाइम भी कुछ कंफर्म नहीं है, और वो एक पास्ट इवेंट हुआ था, उसके नतीजे में पॉसिबल जो पॉसिबल एसिड है कि जो हमारा बन सकता है। मिसाल के तौर पे पास्ट में कोई कंपनी ने केस किया था जिसका अब 6 महीने 8 महीने के बाद अब फैसला होने जा रहा है, और अब जो है वो पॉसिबल है इस बात का कि कंपनी को ने जो केस किया था और जो हर्जाना वसूल करने के लिए, या कंपनी ने कहा था कि जी ये 10,000 डॉलर हमें देगा, या उसके ऊपर कहा था कि ये पैसे लेके भाग गया है, या कस्टमर जो है वो उसने गलत कोई भी ऐसी बात जो पेनल्टी लगाना चाह रही है जिसके अंदर कंपनी को पता है कि उसको 5,000 10,000 डॉलर मिल जाएंगे, तो देखें अभी ये पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबिलिटी इस बात की वो एसिड बन जाएगा, कन्फर्म नहीं है, अमाउंट भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इस बात का वर्चुअली सर्टन है कि कंपनी केस जीत जाएगी, अमाउंट और टाइम कन्फर्म नहीं है, तो लिहाजा वो कॉन्टीजेंट एसिड ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, कंपनी उसको रिकॉर्ड कर लेगी। अच्छा, अब कितना रिकॉर्ड करेगी, ये एक इसका एक रिलायबल एस्टीमेट निकालेगी कंपनी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कंपनी ने अगर 2019 में सेट सेल किए हैं, 2019 के अंदर मिसाल के तौर पर जैसे सैमसंग A51 आया था, ठीक है, वैसे लॉन्च तो मार्केट में जनवरी में हुआ है, लेकिन ये दिसंबर 2019 के आखिर में आ चुका था मार्केट के अंदर, ठीक है, पब्लिक में ये जनवरी में दिया गया है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि एक सेट ऐसा है कि जो 2019 में सेल हुआ है, ठीक है, तो कंपनी उसकी कंपनी को तो नहीं पता होता कि कौन कौन सी उसकी क्लेम आएगा, किस सेट का क्लेम आएगा, कितने परसेंट क्लेम आएगा। टोटल उसने 10,000 सेट बनाया, मार्केट में दिया, अब 10,000 सेट में से कितने परसेंट सेट जो है उनका क्लेम आएगा और कितने परसेंट क्लेम आएगा, कितने पैसे हमें रिटर्न करने पड़ेंगे, कितना हमारा खर्चा होगा, ये तो नहीं पता। तो कंपनी क्या करती है, उसका एक रिलायबल एस्टीमेट निकालती है पास हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे
कि पिछले सालों के अंदर अमूमन इसी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ जो कंपनी ने सेट बनाए थे और वो मार्केट में लॉन्च किए थे, तो उनको लॉन्च करने के बाद कंपनी ने कितने परसेंट उसका क्लेम दिया था। ठीक है, तो एक यह कंपनी अपनी मौजूदा जो टेक्नोलॉजी यूज़ करके और जो उसने मैन्युफैक्चरिंग उसकी की है, उस हिसाब से कंपनी एक एस्टिमेट निकालेगी कि हमें उम्मीद है कि इस साल जो है वो ये सेट जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब गया है, तो लिहाजा पिछले साल से 50% कम इसका जो है वो रिटर्न आएगा, बहुत कम रिटर्न आएगा। तो लिहाजा वो उसका जो भी एक अमाउंट बनती होगी, एक कन्फर्म होगी कि यार इतना तो कंपनी देखेगी भाई इतना तो लाजमन है कि रिटर्न आएगा, वो चाहे वो टोटल सेल का 1% ही क्यों ना हो या 0.5% ही क्यों ना हो। 0.5% भी अगर है तो 0.5% के ऊपर तो कंपनी जो है वो सर्टन है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर $10,000 अगर मिसाल के तौर पे $1,00,000 के कंपनी ने सेल सेट किए हैं, तो $1,00,000 का जो 1% जो अमाउंट बनती है उस पर तो कम अज़ कम कंपनी कॉन्फिडेंट है, 95% उसे यकीन है, यानी वर्चुअल सर्टन है कि वो क्लेम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लिहाजा उसका जो 1% होगा वो कंपनी 2019 में ही लायबिलिटी उसकी रिकॉर्ड करेगी। ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस साल की सेल है वो उसी साल ही उसका जो है वो रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। तो लिहाजा उसकी एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी निकाली जाएगी जो रिकॉर्ड की जाएगी उसी साल, जिस साल में उसने कंपनी ने सेट सेल किए हैं। अगर 2019 में कोई मॉडल निकाला है तो उसी साल सेल किया है, तो उससे एक रिलायबल एस्टिमेट निकाला जाएगा कि अंदाज़ा निकाला जाएगा, एक अंदाज़ा कि भाई इतना अंदाज़ा है कि इतना हमें रिटर्न लाजमी आ जाएगा। और वो जो अंदाज़ा निकाला जाएगा उसमें अगर कंपनी 95% उसे कन्फर्म है कि वो लाजमन इतना क्लेम आएगा, तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगी उस अंदाजे को। ठीक है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे ये अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल गलत हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। अगले साल पता चले कि जी 1% के बजाय 3.5% जो है वो टोटल सेल का क्लेम आ गया, कंपनी को जो खर्चा पड़ गया, कंपनी को पैसे देने पड़ गए, तो और हो सकता है कम भी हो जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद आगे आगे आएगा कि हमने उसको कैसे करना, जब इनकी डबल एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल ये बात समझ में आ गई। इसी तरह कॉन्टीजेंट एसिड का भी हम देख लेंगे कि उसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज़ करना है या नहीं करना, कब करना है, ये सारी बातें हम जो है वो उसके देखेंगे कि कितना % इस बात का चांस है कि जिस तरह मैंने आपको केस की मिसाल दी थी कि कोर्ट के अंदर केस हुआ हुआ है, तो कंपनी को अगर कन्फर्म है कि कंपनी जीत जाएगी केस और उसने जो कंपनी ने केस किया हुआ है उसको पैसे मिल जाएंगे, वो चाहे गवर्नमेंट पे किया हुआ है किसी गवर्नमेंट ने अपने या कंपनी ने अपने कस्टमर पे किया हुआ है, किसी भी किया हुआ है, उसे अगर वो कॉन्फिडेंट है कि कंपनी जीत जाएगी वो केस और उसमें उसको जो है वो पैसे मिल जाएंगे इतने 5,000 10,000, और वो अगर अपने उस कंपनी को इतना 95% या उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कंपनी कि ये उसका जो है वो केस तकरीबन जीत गई है। ठीक है, और उसका आउटपुट जो है वो उसके फेवर में जाएगी, उसका जो फैसला है कोर्ट का फैसला उसकी कंपनी के हक़ में जाएगा, तो उसके नतीजे में जो उसे उम्मीद है कि इतना पैसा मिलेगा या कोई एसेट मिल जाएगा या कोई भी एसेट उसको अगर है कि उसको मिलेगा, तो कंपनी उसको उसी साल में रिकॉर्ड कर लेगी जिस साल में वो इवेंट अकर हुआ है। अब देखें ये कंफर्म भी नहीं है अमाउंट, ये एक रिलायबल एस्टिमेट होगा और हुआ भी पिछले पास्ट कोई इवेंट है उसकी वजह से हुआ है पास्ट इवेंट में, तो लिहाजा ये कॉन्टीजेंट एसिड कहला रहा है। ठीक है, अगर कंपनी कहती है कि नहीं हमें 95% तो कंफर्म नहीं है लेकिन प्रोबेबल है, प्रोबेबल किसका मतलब है कि शायद, प्रोबेबिलिटी इसी से निकला है ना, ये प्रोबेबल है कि शायद जो है वो कंपनी शायद है इस बात का इम्कान है कि कंपनी 50% और 95% के दरमियान उसकी आउटपुट हो। यानी अगर लायबिलिटी का केस है और कंपनी को पता है कि उसको लायबिलिटी जो है वो 51% से लेकर 95% तक उस चांस है इस बात तक कि देनी पड़ेगी, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी पड़ जाएगी। ठीक है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन पड़ जाएगी, तो क्या होगा, कंपनी उसको रिकॉर्ड करेगी। लेकिन अगर ये कॉन्टीजेंट एसिड का केस है और कंपनी जो है वो मिसाल के तौर पे 51% से 95% के दरमियान इस बात पे प्रोबेबल है कि शायद की बात है कि उसको वो एसिड उसका बन सकता है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बल्कि सिर्फ वो जो एक नोट्स होता है उसके अंदर डिस्क्लोज़ कर देगी कंपनी के इस बात का इम्कान है कि उसका एसिड ये बन सकता है। यानी इसी केस के अंदर ऊपर तो दोनों रिकॉर्ड किए जा रहे थे ना, लायबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर रहे थे और एसिड को भी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन 51 से 95% के दरमियान परसेंटेज, यानी अगर कन्फर्मेशन हो किसी भी इवेंट की, लायबिलिटी के केस के अंदर हम उसे रिकॉर्ड करेंगे लेकिन एसिड के केस में हम सिर्फ डिस्क्लोज कर देंगे नोट्स में। अच्छा, अगर किसी भी इवेंट
का होना मुमकिन हो, मुमकिन हद तक हो, कि मुमकिन है कि हो जाएगा। और मुमकिन की उन्होंने क्या डेफिनेशन निकाली कि 5% से 50% के दरमियान अगर उसे कंपनी को 5% से 50% के दरमियान कंपनी को यकीन है कि उसको कंपनी को लाइबिलिटी के केस के अंदर लाइबिलिटी पड़ सकती है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी, सिर्फ डिस्क्लोजर में नोट दे देगी। यानी जो फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी कोई अमाउंट मालूम करके रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बल्कि आखिर में जो नोट्स दिए हुए होते हैं या डिस्क्लोजर दिया हुआ होता है या कोई एक्सप्लेनेशन लिखी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन के अंदर बस उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि ये एक इवेंट अकर हुआ था और इस इवेंट के अकर होने की वजह से इस बात का इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो लायबिलिटी कंपनी के ऊपर पड़ सकती है, बस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ये एसिड का केस होगा तो उसे ना डिस्क्लोज किया जाएगा ना रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और अगर किसी भी इवेंट के 5% से कम चांसेस हों, चाहे लायबिलिटी के केस में चाहे एसिड के केस में, तो ना लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा और ना एसिड को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये 4 पॉसिबल थी आउटकम्स, जिनमें परसेंटेजेस जो हैं वो आप देख सकते हैं कि इस ये परसेंटेजेस यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ लिख दी हैं ताकि साथ साथ जब हम पढ़े हो तो साथ साथ समझते जाएँ। ये परसेंटेजेस यहीं पे हों, बार बार स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि किस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के अंदर लायबिलिटी और एसिड्स की ट्रीटमेंट क्या की जाएगी। ठीक है, अच्छा, फॉर अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी टू रिकॉर्ड एज अ प्रोविजन। अच्छा, आप देखें कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो भी होती है, मिसाल के तौर पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, जिस तरह मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी, वॉशिंग मशीन्स हैं, मोबाइल सेट हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जूसर मशीन है, बीटर है, और उसके अलावा जो है मोबाइल सेट है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक हीटर है, एयर कंडीशन है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, ये जितने भी होती हैं मशीनरी वगैरह, इसके अंदर जो वारंटीज़ दी जाती हैं, बेस्ट एग्जांपल है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के अंदर उसमें क्या होता है कि जब चीज़ें सेल की जाती हैं तो कंपनी जिस साल चीज़ें सेल करती है उसी साल कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मालूम करती है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हम क्यों इसे कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में हमें पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो हमें कंपनी को, यानी कंपनी को देनी पड़ जाए, किस वजह से, एक पास्ट इवेंट जो अकर हुआ है। पास्ट इवेंट क्या है कि वो जो कंपनी ने सेल की है उसकी वजह से फ्यूचर में उसे लायबिलिटी हो सकता है देनी पड़ जाए, क्लेम में उसकी प्रोडक्ट वापस आ जाए और उसे देनी पड़ जाए। तो इस बेस के ऊपर कंपनी प्रोविजन चार्ज करती है हर साल। अब देखें यहाँ पर जो प्रोविजन होती है ना, प्रोविजन से क्या मुराद है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के केस के अंदर उसकी एक अमाउंट मालूम करेगी कंपनी के कितना परसेंट इस बात का इम्कान है कि अगर 1000, 10,000, 5,000 यूनिट कंपनी ने सेल किए हैं तो उसमें से कितने परसेंट का क्लेम वापस आ सकता है। तो उसकी जो एक तखमिया लगाया जाता है, एक अमाउंट एस्टिमेट की जाती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती। देखें, वो लायबिलिटी वो जो हम तखमिया लगा रहे हैं बेसिकली वो हमें नहीं पता कि अगले साल में आता भी है नहीं आता, अगर आता है तो कब आता है, और अगर हमें क्लेम आएगा तो कितनी अमाउंट का आएगा। ये चीज़ें अनसर्टन है, टाइम भी अनसर्टन है, अमाउंट भी अनसर्टन है। इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे कि प्रोविजन चार्ज करेंगे, लायबिलिटी टू बी रिकॉर्डेड एज अ प्रोविजन, उनकी प्रोविजन चार्ज की जाएगी। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट, तो प्रोविजन चार्ज करने के लिए ये कंडीशन लाजमी होना ज़रूरी है। द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रजिस्टर ऑफ रिजल्टिंग ऑफ अ पास्ट इवेंट, ये हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट में इवेंट कोई अकर हुआ हो उसकी वजह से आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती हो। देयर इज़ अ प्रोबेबल ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स का प्रोबेबल ट्रांसफ़र हो, यानी कंपनी से वो जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसी दूसरी पार्टी को। जैसे कि अगर आपने सेट लिया है और आप सेट लेके कंपनी के पास क्लेम के लिए जाते हैं, तो कंपनी अगर आपको ठीक करके देती है तो बेसिकली उसने वो बेनिफिट आपको ट्रांसफ़र कर दिया। मिसाल के तौर पर आपको पुर्जा नया लगा के दिया, आपको सेट नया दिया, आपको रिपेयरिंग करवा के दिया, या कोई भी उसकी वारंटी बढ़ा दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके कंपनी ने बेसिकली वो बेनिफिट आपको ट्रांसफ़र कर दिया। और रिलायबल ऑफ एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट कैन बी मेड, और फिर उसका एक रिलायबल एस्टिमेट लगाया जाएगा अमाउंट का कि कितनी प्रोविजन चार्ज करनी है। उसका एक एस्टिमेट होता है, वो पास्ट हिस्टोरिकल डाटा की बेस पर होता है कि पास्ट के अंदर यही इवेंट्स अगर अकर होते रहे हैं तो इसी तरह की कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ के केस के अंदर कितनी एक्चुअल लायबिलिटीज़ चार्ज होती रही हैं, उस डाटा को बेस बना के फोरकास्ट किया जाता है कि फ्यूचर के अंदर भी इतनी कंपनी को प्रोविजन चार्ज करनी चाहिए, और मुमकिन है कि अगले साल में कंपनी को इतनी लायबिलिटी देनी पड़ जाए तो उसकी प्रोविजन चार्ज की जाएगी। तो वो एस्टीमेट जो है वो बड़ा रिलायबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया एस्टीमेट क्यों, क्योंकि कंपनी का अंदाज़ा लगा रही है ना, क्योंकि अमाउंट और टाइम तो कन्फर्म ही नहीं है। अगर अमाउंट और टाइम कन्फर्म हो तो फिर तो कंपनी लायबिलिटी ना लिस्ट को लिख ले, प्रोविजन क्यों चार्ज करे। ठीक है, तो बेसिकली प्रोविजन इसलिए चार्ज की जाती है जब अमाउंट और टाइम कन्फर्म ही ना हो,
कि लाइबिलिटी कब उसको कंपनी के ऊपर पड़ेगी और कितनी अमाउंट से पड़ेगी, तो लिहाजा उसको एक प्रोविजन बना के रिकॉर्ड किया जाता है हमेशा। ठीक है जी, एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है। अंडरस्टैंडिंग 4, इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अच्छा देखिए, अब हम ना वो करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग 4 करते हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेडलासा लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी फॉर ईयर 31 दिसंबर 2006 की कंपनी की जो है वो लिबरल LLC कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके बारे में बताया हुआ है कि वो अंडर रिव्यू हैं, और यानी अंडर रिव्यू से क्या मुराद है, यानी 31 दिसंबर के बाद और 31 अप्रैल से पहले तक पब्लिश होने तक वो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर रिव्यू होती हैं। ऑडिटर्स उसको रिव्यू कर रहे होते हैं और उस पर देखा जा रहा होता है कहीं फ्रॉड, कोई एरर्स, मिस्टेक्स तो नहीं है, तो अंडर रिव्यू हैं। तो कुछ इवेंट्स जो हैं वो रेज हुए हैं। वो क्या इवेंट है वो नीचे बताए हुए। एन एम्प्लॉय हैज़ स्टार्टेड एन एक्शन अगेंस्ट अ कंपनी फॉर अ रॉन्गफुल डिसमिसल। एक एक्स एम्प्लॉय था, कंपनी छोड़ गया था, लेकिन उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया क्या कि कंपनी ने मुझे गलत निकाला है, रॉन्गफुल डिसमिसल है। ठीक है, क्या है ये, रॉन्गफुल डिसमिसल है। द कंपनीज लीगल टीम, अच्छा उसने केस कर दिया कंपनी पे, तो कंपनी के पास भी लीगल एडवाइज़र होते हैं। ठीक है, ये बाकायदा एक जॉब होती है, पोस्ट होती है, कंपनी ना एक लीगल एडवाइज़र रखती है। लीगल एडवाइज़र से क्या मुराद है कि वो जो लीगल मैटर्स जितने भी होते हैं ना, कोर्ट के केसेस, कंपनी के ऊपर कोर्ट के कोई केस कर देता है, कंपनी ने किसी के ऊपर केस करना है, तो उनको जो है वो लॉयर्स होते हैं और लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो उसको डील करते हैं। तो कंपनी की भी जो लीगल टीम है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि एक्स एम्प्लॉय इज़ नॉट लाइकली टू सक्सीड। इस बात का इम्कान है कि जो एक्स एम्प्लॉय है इज़ नॉट लाइकली टू सक्सीड, इस बात का इम्कान है कि वो कामयाब नहीं होगा। ठीक है, यानी वो कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं पड़ेगी, इस बात का इम्कान है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन गिवन बाय लॉयर्स रिलेटिंग टू द केस। तो नीचे ना कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं उनके लॉयर्स ने, ए और बी, वो देखते हैं क्या है। उन्होंने कहा जी लीगल कॉस्ट, कोई कोर्ट की फ़ीस है या कोई चालान है या कोई बैंक फ़ीस है, कोई ड्राफ्ट है, कोई जो पैसे देने पड़े वो उसे पड़ेंगे कंपनी को 5,000, चाहे उस फर्द का क्लेम सक्सेसफुल होता है या नहीं होता, या कंपनी केस जीतती है या नहीं जीतती, ये तो 5,000 रुपये हर हाल में देने ही देने हैं। सेटलमेंट ऑफ क्लेम इफ़ सक्सेसफुल, और अगर मिसाल के तौर पे वो फ़र्द सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपनी को लायबिलिटी कितनी देनी पड़ेगी, 15,000। ठीक है, कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखें एक बात याद रखें कि जो भी फ़र्द मुकदमा दायर करता है वो मुद्दई कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, उसे कहते हैं क्लेमेंट। ठीक है, और जो जिसके ऊपर दायर किया जाता है मुकदमा वो कहलाता है डिफेंडेंट। ठीक है, तो जो केस होता है वो हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, उसमें हमेशा केस का जो अनुमान होता है या जो पार्टीज़ के नाम लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं क्लेमेंट वर्सेस डिफेंडेंट, यानी क्लेम करने वाला वर्सेस डिफेंडेंट जो डिफेंड कर रहा है उसे। तो क्लेम यहाँ पे किसने किया है, एक्स एम्प्लॉय ने। तो वो कह रहा है कि अगर क्लेम सक्सेसफुल हो जाता है, यानी अगर एम्प्लॉय जीत जाता है, तो उस केस के अंदर सेटलमेंट कॉस्ट कितनी पड़ेगी कंपनी को, $15,000। ठीक है, तो जाहिर बात है जिसके मुतालिक पहले ही लॉयर्स कह चुके हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो पहली बात तो ये कि अब देखें इन्होंने इसने कहा क्या है कि स्टेट विद रीजन व्हाट एडजस्टमेंट इफ एनी शुड बी मेड बाय द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या एडजस्टमेंट की जाएंगी, उनकी आप जस्टिफिकेशन भी दें साथ कि क्या एडजस्टमेंट की जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखें पहली बात तो ये कि इस केस में कामयाबी हो या नाकामी हो, $5,000 तो देने ही देने हर सूरत। तो लिहाजा $5,000 की तो कंपनी को जो है ना वो एक तरीके से खर्चा पड़ गया, तो लिहाजा 5,000 तो एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा, सीधा साधा इनकम स्टेटमेंट है एज ए एक्सपेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो 5,000 एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा, तो आप ये लिख सकते हैं कि $5,000 विल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस, to the income statement against a legal cost which will be incurred to the company whether the claim is successful, whatever the outcome of the claim is। ठीक है, कोई भी कंपनी का क्लेम हो, सॉरी आउटपुट हो, तो कंपनी को तो 5,000 रुपये देने ही देने हैं। अच्छा, अब चूँकि वो आप लिखिएगा कि चूँकि ये कंपनी के एंड पे, अब देखें ये जो केस है, ये जो बी पार्ट है, इसके अंदर जो है 15,000 का ताल्लुक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी से है, कॉन्टीजेंट एसेट से नहीं है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर वो उस फर्द का सक्सेसफुल हो गया क्लेम एक्स एम्प्लॉय का, तो कंपनी को हो सकता है 15,000 रुपये देने पड़ जाए। तो देने पड़ जाएंगे क्या मतलब है कि लायबिलिटी हो जाए। तो ये है कि हो सकता है कि कंपनी को 15,000 की लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो जाए। अच्छा, जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि देखें अभी पड़ी तो नहीं है ना,
अभी कंपनी को 15,000 रुपये तो नहीं देने पड़ गए ना, अभी तो इस बात का देखा जाएगा कि कितना इम्कान है। उन्होंने ऊपर ही बताया नॉट लाइकली टू सक्सीड, ठीक है। तो लिहाजा ये रिमोट नहीं है, तो आप इसे ये रिमोट के केस में भी वैसे ले सकते हैं, लेकिन आप इसे अगर पॉसिबल के केस में ले लें तो पॉसिबल के केस के अंदर सिर्फ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉसिबल केस में सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया जाता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक सजेस्ट कर सकते हैं कंपनी शुड गिव अ डिस्क्लोज कर दे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि एक्स एम्प्लॉयज़ केस एक्स एम्प्लॉय इज़ नॉट लाइकली टू सक्सीड इन हिज क्लेम, सो दैट्स वाई ये जो है ना एक कंपनी के ऊपर लायबिलिटी जो है वो इसके पड़ने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो बस मुख्तसर सी बात, तो ये आप एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं ए और बी की। अच्छा, द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू रिफंडिंग द कॉस्ट ऑफ एनी गुड्स रिटर्न बाय डिससेटिस्फाइड कस्टमर। देखा, वही बात आ गई। कंपनी की पॉलिसी है कि वो कॉस्ट गुड्स की वो कॉस्ट रिफ़ंड कर देती है जो गुड्स रिटर्न होती हैं डिससेटिस्फाइड कस्टमर। कंपनी ने सेल की प्रोडक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं था, कस्टमर लेकर आ गया कि जी मुझे नहीं पसंद आई, ठीक है। ये कंपनी की पॉलिसी है, इवन दो इट इज़ अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यानी कंपनी के ने अपनी पॉलिसी खुद वज़ा करता है, कंपनी ने खुद वज़ा की हुई अपनी पॉलिसी, खुद बनाई भी है। ये सेल्फ रिलेटेड उसकी पॉलिसी है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि जिस मुल्क में ऑपरेट करिए उस मुल्क का कानून है कि कंपनी लाजमन ये गारंटी या वारंटी देगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, अदालतों की तरफ से या जुडिशरी की तरफ से ये कोई पाबंदी नहीं है। कंपनी जो है लाजमन अपनी गुड्स के बारे में ये क्लेम करे और उसकी वारंटी गारंटी दे कि कस्टमर को सेटिस्फाई अगर ना हुए तो हम वापस कर देंगे, ठीक है। लेकिन कंपनी की बहरहाल अपनी एक सेल्फ रिलेटेड पॉलिसी है। दिस पॉलिसी मेकिंग रिफंड इन जनरली नोन, मेकिंग रिफंड इज़ जनरली नोन। अच्छा, इस पॉलिसी के अगेंस्ट जो रिफंड होते हैं वो जनरली नोन होते हैं। दिस पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड्स इज़ जनरली नोन। अच्छा, एट द ईयर एंड रिटर्न्स टोटलिंग 4800 हैव बीन मेड। साल के आखिर में 4800 जो है रिटर्न हुए। अब देखें 4800 तो डेफिनेट है ना, ये तो वर्चुअल सर्टेन है कि जो कंपनी ने दे चुकी है कंपनी, तो लिहाजा इसको तो सिंपल एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, या आप यूँ समझ लें कि कंपनी के एंड पे एक्सपेंस लिखा जाएगा, या अगर ये कंपनी ने उनको दे दिया है तो इसको सिंपली रिकॉर्ड कर दिया जाएगा कि कैश क्रेडिट, और कंपनी ने जो भी इसका जो अकाउंट है अगर बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पे वारंटी क्लेम्स का, कि वारंटी जो है वो उसकी 4800 रुपये ये एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दी जाएगी, क्योंकि वो कंपनी दे चुकी है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। अ क्लेम हैज़ बीन मेड, तीसरा मैं पढ़ रहा हूँ, अ क्लेम हैज़ बीन मेड अगेंस्ट अ कंपनी फॉर इंजरी सफर्ड बाय अ पेडिस्टेरियन इन कनेक्शन विद द बिल्डिंग वर्क इन द कंपनी। अब देखें, ये एक कंपनी ने, अच्छा अब सिनेरियो ये है, मैं आपको बता दूँ, एक कंपनी है, ये वाली कंपनी है, इस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्टर था बिल्डिंग बनाने वाला, बिल्डिंग मटेरियल वाली, जो रियल इस्टेट वगैरह के जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, वो बिल्डिंग का कोई काम हो रहा था, मुरम्मत वगैरह का, कोई बिल्डिंग बन रही थी, तो उसमें एक पेडिस्टेरियन था पैदल चलने वाला, उसको जो है वो इंजरी हुई, वो मिसाल के तौर पर पानी पड़ा हुआ था, वो फिसला और गिर गया, उसको चोट लग गई, उसने जाके कोर्ट में केस कर दिया किसके खिलाफ। ये हम असल में यूके का लॉ पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में जो है वो ऐसी बातें अगर आपको बताएं तो आप बस हंसेंगे ही, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर लोग कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं, 10-10 साल मुकदमे चलते रहते हैं, फिर भी जो है वो फैसला नहीं हो पाता और कातिलों को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये हम पढ़ें यूके का, यूके के अंदर ये होता है ऐसा, लोग कोर्ट के ऊपर भी केस कर देते हैं, मिसाल के तौर गवर्नमेंट के ऊपर भी केस कर देते हैं लोग ना। मिसाल के तौर पे एक फ़र्द अगर जा रहा है तो अगर गटर का ढक्कन खुला हुआ है और वो एकदम से गिर जाता है उसमें, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उसको जो है वो रोड, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो उसका चाहिए था गवर्नमेंट को कि वो उसके ऊपर गटर का ढक्कन प्रॉपर्ली बंद करती ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचता। तो कोई भी फ़र्द गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। तो लिहाजा बाहर के मालिक में ये होता है कि उन्होंने वहाँ पे कोई पानी पड़ा हुआ, बहरहाल उसे इंजरी हुई, उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि जी मुझे हुई है और मुझे ना इतना मेरा नुकसान हुआ है। लीगल एडवाइजर्स हैज़ कन्फर्म्ड दैट द कंपनी विल प्रोबेबल हैव टू पे। अब देखें, ये दे प्रोबेबली हैव टू पे। अब यहाँ पे जो ख़ास बात है ना, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, अब देखें यहाँ पे जो वर्ड है ना प्रोबेबल का, इसको ज़रा आप अंडरलाइन कर लें। प्रोबेबली का मतलब यह है कि ये अब उस कैटेगरी में आ गया, प्रोबेबल की कैटेगरी में आ गया कि लीगल एडवाइजर्स हैव कन्फर्म, जो कंपनी के लीगल एडवाइजर थे उन्होंने कन्फर्म किया
कि कंपनी विल प्रोबेबली हैव टू पे डैमेजेस, की कंपनी को इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि पे करने पड़ेंगे डैमेजेस 1 लाख, बट दैट द काउंटर क्लेम मेड अगेंस्ट द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर 50,000 विड प्रोबेबली भी सक्सेसफुल। ये भी प्रोबेबली आ रहा है यहाँ पे वर्ड कि अब जारी बात है, कंपनी, उस फर्द ने तो किया कंपनी के ऊपर केस, ठीक है, फर्द ने किया कंपनी के ऊपर केस। अब कंपनी जो है वो खुद तो काम नहीं करी थी, उसने तो खुद आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, तो अब कंपनी जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर केस करेगी, ठीक है, कि हमने तो इनको काम करने को दिया हुआ था, इनकी लापरवाही और बेतवज्जी की वजह से हमारे एक शहर के पेडेस्ट्रियन को नुकसान पहुंचा, तो कंपनी उस पर क्लेम करने के लिए उससे पैसे वसूल करने के लिए अदालत में केस करेगी। तो उसके ऊपर लॉयर्स ने कहा है कि इस बात का इम्कान है कि $50,000 जो है वो कंपनी, इस बात की प्रॉबिलिटी है कि $50,000 कंपनी को मिल जाएंगे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर अगर केस करने की वजह से। यानी पेडेस्ट्रियन ने किया कंपनी पे क्लेम और कंपनी ने फिर आगे किया कोर्ट के अंदर क्लेम बिल्डिंग सब कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कि हमें इनसे जो है ना वो पैसा दिलवाया जाए। अब जारी बात है किया तो 1 लाख का ही होगा कि भाई जितना वो फ़र्द मांग रहा है, लेकिन उसके जो लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा है कि जो फ़र्द ने कंपनी के ऊपर क्लेम किया है उस पर इस बात का इम्कान है कि $1 लाख कंपनी को देने पड़ेंगे। तो गोया कि जो $1 लाख है इसका ताल्लुक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी से है, क्योंकि अभी अनसर्टन टाइम और अमाउंट की है। लेकिन कंपनी को जो $50,000 मिलने का इम्कान है, क्योंकि उसने आगे क्लेम करना है कोर्ट के अंदर, केस करना है बिल्डिंग सब कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कि इनकी लापरवाही की वजह से काम हुआ, तो उसके अंदर $50,000 मिलने के इम्कान है। तो इसका ताल्लुक है, इन $50,000 का इम्कान है कॉन्टिजेंट एसिड के साथ। अब देखें दोनों एक ही सिनेरियो के अंदर दोनों आ गई चीज़ें, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज और कॉन्टिजेंट एसिड्स, ठीक है जी। अच्छा, अब दोनों का हमें पता है कि है भी प्रोबेबल, यहाँ पे भी देखें प्रोबेबली लिखा हुआ है और यहाँ पे भी प्रोबेबल लिखा हुआ है, वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे इनकी ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये प्रोबेबल हैं, प्रोबेबली की कैटेगरी में आ रहे हैं। प्रोबेबली की कैटेगरी में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि लायबिलिटीज़ को जो है आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और एसिड्स को जो है वो सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें ये लिखेंगे, इसके अंदर जस्टिफिकेशन ये देखें कि बिकॉज द लायबिलिटी 100,000 amount is related to the contingent liability and this contingent liability is falls in the probable category, ठीक है। So that's why as per rule given by the IS 37 this contingent liability should be recorded, should be recorded in the financial statement, but the $50,000 amount is related to the contingent assets, so as per rule of the IS 37 this amount should only be disclosed in notes in the financial statements। बस ये आप इसके बता देंगे। तो ये एक मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह के सवालात होते हैं, इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं उसके अंदर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ और कॉन्टिजेंट एसेट्स को लिखा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अगला है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर प्रोविजंस, ठीक है जी, इसको हम पढ़ते हैं जी। अब हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर प्रोविजन, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं प्रोविजन चार्ज करने की। देखें, a provision should initially be accounted for as a best estimate of the probable outflow। जो भी प्रोविजन चार्ज की जाएगी उसका जो है वो पहली बात तो ये कि उसका बेस्ट एस्टिमेट निकाला जाएगा पास हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे या जजमेंट की बेस पे कि जो सबसे बेस्ट हो, यानी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी तरफ से कोशिश करके अच्छे से अच्छा बेहतरीन कोशिश करेगी कि क्लोज टू द एक्चुअल एक बेस्ट एस्टिमेट मालूम करे उस अमाउंट का कि जो प्रोबेबल आउटफ्लो है, कि इस बात का इम्कान है कि वो फ्यूचर के अंदर कंपनी के पास से चला जाएगा। एंट्री क्या होगी उसकी, डेबिट रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट, जो भी मिसाल के तौर पे अगर कंपनी की जैसे हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट की गारंटीज़ हैं, वारंटीज़ हैं, तो सॉरी प्रोडक्ट की वारंटी होती है, तो वारंटी जो है वो उसकी प्रोडक्ट वारंटी का अकाउंट बनाया हुआ है उसने एक एक्सपेंस अकाउंट, तो उसको एक्सपेंस कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन को, ठीक है। प्रोविजन जो है वो बेसिकली एक लायबिलिटी अकाउंट होगा जो बैलेंस शीट में चला जाएगा, और एक्सपेंस अकाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, वो रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में जाके एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोविजन जो भी चार्ज की जाए एक्चुअल एक्सपेंस भी कंपनी का वही हो, ठीक है।
तो देखिए हमने यहाँ पे प्रोविजन चार्ज की, लायबिलिटी क्रिएट की और उतनी अमाउंट से एक्सपेंस भी चार्ज कर दिया इनकम स्टेटमेंट में। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर के अंदर जाके जितनी हमने प्रोविजन चार्ज की है उतनी ही लायबिलिटी क्रिएट एक्चुअल भी हो, एक्चुअल अकर हो। ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में एक्चुअल लायबिलिटी भी यही अकर हो। इससे वेरिएशन हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है लायबिलिटी और डिक्रीज़ भी हो सकती है। इंक्रीज़ होने से क्या मुराद है? देखें, इंक्रीज़ होने से मतलब यह है कि जो कंपनी ने एस्टिमेट लगाया हुआ था कि इतनी जो भी प्रोविजन चार्ज की थी, एक्चुअल लायबिलिटी उससे बढ़ गई, एक्चुअल एक्सपेंस उससे ज़्यादा का हो गया, और डिक्रीज इन प्रोविजन जो है वो इसका वाइस वर्सा है। तो उसके अंदर एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी? प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट, यानी 31 दिसंबर को हमेशा इसको रिव्यू किया जाता है प्रोविजंस को, और उसको एडजस्ट कर दिया जाता है उसके अकाउंट को करंट बेस्ट एस्टिमेट से, जो उस वक्त का बेस्ट एस्टिमेट होता है उससे एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर बढ़ानी हो तो वही वाली डबल एंट्री हो जाएगी, डेबिट कर देंगे हम रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट को और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। और अगर डिक्रीज़ करना हो, प्रोविजन जो है वो कम हो रही हो, तो उसको रिवर्स, एंट्री को रिवर्स कर देंगे, प्रोविजन डेबिट हो जाएगी और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजंस मैंने आपको पहले बताया था कि आर रिपोर्टेड एज अ लायबिलिटी, उसको एज अ लायबिलिटी रिपोर्ट किया जाता है। ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, ये रेड कलर से जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपकी किताब में नहीं लिखी होगी, आपके पास जो कॉपी है, ये मैंने खुद लिखा है यहाँ पे। दे मे बी क्लासीफाइड एज करंट और नॉन करंट डिपेंडिंग अपॉन। अब जारी बात है, जब आप प्रोविजन जो है वो बेसिकली लायबिलिटी का अमाउंट होती है जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के सेक्शन में जाती है वो अमाउंट। अब आप उसे करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे या नॉन करंट रिकॉर्ड करेंगे, ये डिपेंड करता है अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोविजन के सब्जेक्ट मैटर पे। अगर उसका जो लाइफ स्पैन है वो मोर देन 12 मंथ्स है, यानी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, तो फिर तो आप उसे नॉन करंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज़ आप उसे करंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट IAS 37। उसके बाद जो है वो अगला स्टैंडर्ड शुरू होता है। हम फिलहाल अपनी आज की गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म कर दें। हमारे 51 मिनट्स हो चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा तकरीबन होने वाला है। तो मेरा प्लान था कि हम 2 स्टैंडर्ड आज पढ़ लेंगे, लेकिन एक ही स्टैंडर्ड हो सका है, तो लिहाजा फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको पढ़ें, जो समझ में ना आए वो आप डिस्कस कीजिएगा। ऑनलाइन मीटिंग, जब हमारी लाइव मीटिंग होगी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, तो जो भी प्रॉब्लम है आप लिखते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि इस स्टैंडर्ड जो है वो आप इसे एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन एक मज़ेदार स्टैंडर्ड है। तो उसके सवालात भी जो है मैं अगला स्टैंडर्ड पढ़ाने के बाद आपको भेज दूँगा, तो उसके बाद फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। उस पर भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। जो सवालात ना आपको समझ में आपके जहन में उठें, जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो आपको समझ में ना आए, वो अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिएगा, हम इंशाल्लाह उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उस वक्त अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।